हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4, जिसमें खास रूप से हम लोग देखेंगे उत्सर्जन, जो कि लाइफ प्रोसेस का फोर्थ चैप्टर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्सर्जन की क्रिया किन कारणों से होती है और क्यों हमारे लिए ये आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्सर्जन का मीनिंग क्या होता है। तो शरीर में जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, तो उन उपापचयी क्रियाओं के पश्चात हमारे शरीर के अंदर कुछ हानिकारक और विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से मलमूत्र के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे ये जो मलमूत्र होता है, इसी के रूप में मानव जो होता है उत्सर्जन की क्रिया करता है। और फेफड़े जो होते हैं वो खास रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात फेफड़े भी उत्सर्जन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही वो श्वसन की क्रिया में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसी के साथ वो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, जिसके लिए वो खास रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम देख लेते हैं उत्सर्जन कितने टाइप का होता है, या फिर जीवधारियों के अंदर किस तरह का उत्सर्जन होता है। तो जीवधारियों में उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के कई सारे जो है रीजन हो सकते हैं और कई तरीके हो सकते हैं। तो अलग अलग जीवों के अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो अलग टाइप से होती है। तो अब डिपेंड ये करता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो किस तरह के अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख लेते हैं कि इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो सीपी होता है, घोंघा होता है, इकाइनोडर्मेटा, इन सब के अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो अमीनो अम्ल के रूप में होती है। तो बेसिकली ये सारे प्राणी क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में खास रूप से वो अमीनो अम्ल को उत्सर्जित करने का काम करते हैं, अमीनो एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अमोनिया का उत्सर्जन। तो अमोनिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से जो करेंगे वो जलीय कशेरुकी, तो जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें अस्थिल मछलियाँ होती हैं, उभयचर कुछ होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो अमोनिया के रूप में होती है। तो अगर हम बात करें मेढक की, तो मेढक जो होता है वो किसका उत्सर्जन करेगा, अमोनिया का, क्योंकि मेढक क्या है, एम्फीबियंस है। इसी तरह से जो शार्क वगैरह मछली होती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनमें भी उत्सर्जन अमोनिया का होता है। अब हम देखेंगे यूरिया का उत्सर्जन, और ऐसे जो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हीं को यूरियोटैलिक कहा जाता है या यूरियोटैलिज्म कहा जाता है। तो सभी स्तनधारी, जिनमें खास रूप से मनुष्य तथा अन्य दूसरे जीव शामिल होते हैं, इसमें मेढक भी आ जाएगा, इन सब में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो यूरिया के रूप में होती है। तो जो और अंतिम नंबर पे आता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरियोटैलिज्म इनको कहा जाएगा। तो इनमें जो पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और दूसरे अन्य कई तरह के कीट होते हैं, जिनमें उत्सर्जन की क्रिया जो होती है यूरिक अम्ल के रूप में होती है, यूरिक एसिड के रूप में होती है। तो ऐसे जीवों को यूरियोटैलिक कहा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन की क्रिया किसके रूप में होती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो मनुष्य में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, हमें पता है कि खास रूप से जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र काफ़ी विकसित होता है, जिसमें खास रूप से मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है, और साथ ही दूसरे उत्सर्जी अंग भी पाए जाते हैं। तो जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, तो जो मनुष्य में मूत्र के रूप में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनी, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं। तो वृक्क क्या होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर उदर गुहा जो होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके अंदर एक सेम के बीच के आकार की संरचना होती है। ये संरचना जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृक्क कहेंगे। तो वृक्क बेसिकली जो किडनी होती है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को, जिसके अंदर यूरिया की ज़्यादा मात्रा होती है, अमोनिया की ज़्यादा मात्रा होती है, उस किडनी क्या करेगी, रक्त में उपस्थित जो यूरिया होती है, जो अमोनिया होती है, उसे फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है, और साथ ही इसे
मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में ले जाकर एकत्रित करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। और फिर बाद में ये जो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी अंग होते हैं, तो उसमें खास रूप से जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं उनके माध्यम से ये इनका निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये क्रिया भी उत्सर्जन में कार्य करती है। तो यहाँ पे जैसे एक रफ डायग्राम सा आपको फिगर दिख रहा है, ये किडनी का है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाली किडनी है। तो ये दोनों एक तरह से क्या करती है, इसमें इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर उसके बाद इसमें जो अशुद्धि रहेगी यहाँ से होते हुए ये यूरेथ्रा के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो जब ये यूरेथ्रा के अंदर जाके स्टोर हो जाता है तो यहाँ पे खास रूप से क्या होता है कि बाद में ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं उनके माध्यम से ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो वृक्क होती है, किडनी होती है मनुष्य की, उसकी संरचना किस तरह की होती है। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है, किडनी होती है, वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम बात करें मोटाई की तो इसकी मोटाई 2 से 5 सेंटीमीटर होती है और ये भूरे रंग अथवा लाल रंग का होता है। बेसिकली जो किडनी होती है ह्यूमन बींग्स में भूरे अथवा लाल रंग की होती है। अगर हम बात करें पुरुष और स्त्री, तो दोनों के किडनी में कुछ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो पुरुषों में किडनी का वेट होता है वो 130 ग्राम से लेके 160 ग्राम तक का होता है, जबकि अगर हम बात करें स्त्रियों की तो स्त्रियों में जो किडनी का वेट होता है वो 110 से 150 ग्राम के आसपास होता है। वृक्क पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन भी करती है, जो कि पिट्यूटरी के कंट्रोल में सिक्रीट होता है खास रूप से। और ये हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एक तरह से ब्लड प्रेशर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। तो हार्ट बीट रेट जो होती है वो एड्रेनलिन हार्मोन से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर वृक्क का कैसा होता है, तो जनरली अगर हम एक रफ डायग्राम ऐसे इस तरह का बनाएं तो वृक्क के अंदर यहाँ से एक ऐसे ये वाली जो नली निकली होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये मूत्रवाहिनी है। और एक तरह से इसके अंदर यहाँ पे इस तरह की संरचना ऐसे फैली रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला नाम देते हैं इस। और फिर बाद में यही जो मेडुला रीजन होता है इसी के द्वारा ये एक तरह से इसमें नेफ्रॉन्स भी ढेर सारे पाए जाते हैं और उसी के माध्यम से ये क्या करता है, ब्लड को एक तरह से प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो वृक्क का जो भीतरी भाग होता है वो थोड़ा सा धंसा हुआ रीजन होगा, अंदर की तरफ धंसा रहता है अवतल लेंस के जैसा। तो उसी को हम लोग श्रोणि कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो यह भाग क्या करता है, सकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण कर लेता है। वृक्क में असंख्य तरह की कुंडलित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन्स नाम देते हैं। तो जो अंदर की तरफ की ये जो संरचना बन रही थी, इस तरह की जो संरचना बन रही थी, इन्हीं को नेफ्रॉन्स नाम दे देते हैं, जो कि जो वृक्क नलिकाएं होती है उन्हीं का कुंडलित रूप होता है। तो जनरली इसमें मेडुला के अंदर 8 से 15 त्रिभुजाकार सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें हम लोग पिरामिड्स कहते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स होता है इसके अंदर इस तरह की संरचना देखने को मिलती है, इस तरह की संरचना। तो पिरामिड कुछ इस तरह का होता है, पिरामिड इस तरह का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृक्क के अंदर भी इस तरह की ऐसे संरचना आपको दिखेंगी फिगर्स में। तो इसी कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, पिरामिड। अब क्या होगा कि जो पिरामिड होता है उसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम लोग रीनल कॉलम कहते हैं। तो जो पिरामिड्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है, ये वाला जो पिरामिड वाला हिस्सा था यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरह से इसमें कई सारे खाली स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस जो है उसी को रीनल कॉलम कहा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो वृक्क नलिकाएं होती हैं या फिर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी संरचना किस तरह की होती है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है या फिर इनका फंक्शन कैसा होता है। तो प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन्स होता है, या फिर जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहेंगे। तो नेफ्रॉन्स वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कही जाती है। तो इसी को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, तो वृक्क का जो मेन रोल होता है एक्सक्रीशन करने में, तो ये नेफ्रॉन्स की वजह से ही होता है। तो नेफ्रॉन्स ही क्या करते हैं, एक तरह से शरीर के अंदर जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, उसमें से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं
उनको एक तरह से ये फ़िल्टर आउट करने का काम करता है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर निम्न तरह की संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स के अंदर, तो एक होता है वोमेन्स संपुट, जिसे वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये क्या करता है, प्रत्येक नेफ्रॉन्स में दोहरी कला युक्त होता है प्याले नुमा संरचना मैल्पिघी संपुट या फिर वोमेन्स कैप्सूल होता है, जो विशेष प्रकार की चपटी कोशिकाओं अर्थात पोडोसाइट्स का बना होता है। तो ये जो चपटी कोशिकाएं होती है नेफ्रॉन्स की, इन्हीं जिन्हें वोमेन्स संपुट कहते हैं, ये पोडोसाइट सेल्स की बनी होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका भाग होता है वो होता है केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो ग्लोमेरुलस होगा वोमेन संपुट के अंदर, ये बेसिकली रुधिर का प्रवाह करता है और एक मोटी सी अभिवाही धमनिका होती है, एक नली होती है, जिसे हम लोग अफरेंट आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करती है, इसके द्वारा ये धमनियाँ बेसिकली क्या करती हैं, वोमेन संपुट में केशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं और यही गुच्छा एक तरह से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो एक गुच्छानुमा संरचना बनती है, इसी को गुच्छ नाम दिया जाता है, इसी को ग्लोमेरुलस कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो अगला जो इम्पोर्टेंट भाग है उसमें कहते हैं मैल्पिघियन कणिका या रीनल कार्पल्स। तो रीनल कार्पल्स क्या होती हैं, ये केशिका गुच्छ तथा वोमेन संपुट दोनों का सम्मिलित रूप होता है और इन्हें हम लोग मैल्पिघियन या फिर रीनल कार्पल्स कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, नेफ्रॉन्स पाया जाता है जो रक्त को फिल्टर करने का, छानने का काम करता है। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे एक और पार्ट होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटल। तो ये क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होती हैं जीवों के अंदर, अंतिम भाग जो होता है कुंडलित नलिका का, इससे ये जुड़ी होती हैं, जिस पर रसांकुर विलाई पाए जाते हैं। तो जैसा रसांकुर आंतों के अंदर था, सेम उसी तरह के रसांकुर होते हैं। ये ब्रूस बार्डर का काम करते हैं या ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं, जिसके कारण मैल्पिघियन कणिका जो होती है ग्रीवा तथा समीपस्थ कुंडलित होकर नलिका नुमा संरचना बनाती है, जिसे रीनल कार्टेक्स नाम दे दिया जाता है। एक और भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेनले लूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। तो ये एक यू आकार की नली होती है, संरचना होती है, जिसमें वृक्क मेडुला में स्थित नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मूत्र का सांद्रण करते हैं, अर्थात जो यूरिन होता है उसे एक तरह से फिल्टर करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं मूत्र संग्रही नलिका। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड यूरिनरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये क्या होती हैं, तो बेसिकली यह भाग जो होता है नलिका का अंतिम भाग होता है, मूत्र नलिका का अंतिम भाग होता है, जो मोटी होती हैं, संग्रही नलिका में जाकर ये खुलने का कार्य करती हैं। प्रत्येक संग्रही नलिका जो होती है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये नलिका जो होती वृक्क नलिका से जुड़ी होती है, 8 से 9 वृक्क नलिकाओं से जाकर जुड़ी होती है, जो बैलिनी की वाहिनी निर्मित करती हैं। तो जो बैलिनी संरचना होती है उसकी वाहिनी, उसकी डक्ट का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। इस नलिका से गुजरते समय जो मूत्र होता है उसमें अधिकतम जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विलाई रसांकुर पाए जाते हैं। तो यूरिन के अंदर ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है वो ज़्यादा न रिमूव हो जाए, ऐसी स्थिति के कारण ये नलिकाएं जल को पुनः अवशोषित करने का कार्य करती है। तो इस तरह की ये जो यू आकार की आपको संरचना दिख रही है, ये वृक्क की एक तरह से संरचना है, इसी को हेनले लूप भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो वृक्क है ये इस तरह से ऐसे काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी संरचना, उलझी हुई सी संरचना बना रही है, जो कि एक तरह से पूरे के पूरे जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करने का काम करता है। अब हम देखेंगे वृक्क के निर्माण की क्रिया विधि। तो जो किडनी होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो किडनी क्या होती है, मनुष्य के वृक्क में मूत्र का निर्माण जो होगा नेफ्रॉन्स के द्वारा बेसिकली होता है। तो नेफ्रॉन्स ही यूरिन को एक तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिसमें भी कुछ निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहली जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं निस्यंदर अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो केशिका गुच्छ जो होता है, केशिका गुच्छ और रुधिर केशिकाओं के बीच में जो रुधिर दाब के कारण वोमेन संपुट की सहायता से बेसिकली जो यूरिया अम्ल होता है, यूरिया अम्ल होगा, ग्लूकोज तथा अनेक तरह के जो लवण होते हैं, इन सब को ये अलग करने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पे आता है वर्णनात्मक तथा चयनात्मक पुनर्अवशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
रीअब्जॉर्प्शन। तो जनरली इसमें क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही जो वृक्क होता है उसे अलग करने का काम करता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को केवल ये अलग करने का काम करता है। तो वृक्क में परानिस्यंदन के द्वारा प्रतिदिन लगभग 150 से 180 लीटर उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो जो हमारे यूरिन होता है उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनकी जो मात्रा होती है बेसिकली कितनी होती है, 150 से 180 लीटर के आसपास होती है। तो अगर हम बात करें कि जो यूरिन का उत्सर्जन होता है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो यूरिन होता है वो मनुष्य एक्सक्रीट करने का काम करता है, उसे उत्सर्जित करने का काम करेगा। अर्थात जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में विटामिन्स, अमीनो अम्ल जैसे जो पदार्थ होते हैं इन सब का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो बचे हुए अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको एक तरह से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। बाकी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें बॉडी पुनः रीअब्जॉर्व कर लेता है। तो वाहिकी श्रावण, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर बेसिकली जो वृक्क नलिकाएं होती हैं अर्थात जो रुधिर केशिकाएं होती हैं उनमें जो हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ होता है वो विसरण की क्रिया उनमें होती है, जिसके माध्यम से जैसे कि पोटेशियम हुआ, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन तथा यूरिक अम्ल जो होता है उनका वृक्क नलिकाओं के माध्यम से या फिर उत्सर्जित पदार्थ मूत्र नलिकाओं से होता हुआ वो मूत्राशय के अंदर, यूट्रस के अंदर यूरेथ्रा के अंदर जाके वो एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। तो ऐसा कारण किस वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन होता है उसका कलर पीला क्यों होता है? तो बेसिकली यूरोक्रोम एक उत्सर्जित पदार्थ होता है जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? पीले कलर का होगा। अब हम देख लेते हैं वृक्क के कार्य, फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो इसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला काम अगर हम देखें तो ये उपापचयी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो सबसे पहला काम इसका यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको ये शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि यह रुधिर में उपस्थित जो अपशिष्ट तथा विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें निष्कासित करने का काम करता है। तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरे अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होंगे जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या फिर बॉडी के लिए एक तरह से हार्मफुल हो सकते हैं उसको भी ये रिमूव करने का काम करता है। तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि यह शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो पोषक तत्वों को निष्कासित करता है और उनको रोकने का भी काम करता है। तो बॉडी के अंदर का जो पीएच लेवल होता है, हमारे शरीर का जो पीएच लेवल होता है, ब्लड का पीएच लेवल जो होता है, ये सारे पीएच को एक तरह से कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो बेसिकली जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अलग एलिमेंट होते हैं, उनको ये अलग अलग फॉर्मेट में एक तरह से कंट्रोल करने का भी काम करता है। चौथा कार्य इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है वृक्क हमारे शरीर में लवणों की जो मात्रा होती है उसको भी एक तरह से संतुलित करता है, बैलेंस करता है, जिसके कारण शरीर के का संतुलन भी बना रहता है। तो बॉडी का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो इसी कारण से भी बना रहता है। भ्रूणी अवस्था में जो वृक्क होता है वो आरबीसी का निर्माण करता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जैसे अगर कोई फीटस है, कोई नवजात शिशु है, वो गर्भ के अंदर है, तो उसके अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किडनी के द्वारा ही होता है। तो बाद में जब पूरी तरह से मनुष्य विकसित हो जाता है जन्म के बाद, तो उसके अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के माध्यम से होता है। लेकिन जब एक छोटा नवजात शिशु, छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो ऐसी स्थिति में जो उसके अंदर आरबीसी बनती है, जो ब्लड बनता है, वो किडनी के द्वारा ही बनता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में हमारी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में हम कृत्रिम वृक्क का उपयोग भी करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो किस तरह से काम करती है और किसकी बनी होती है? तो बेसिकली जो कृत्रिम वृक्क होता है वो मनुष्य के वृक्क के खराब होने की स्थिति में ही उपयोग किया जाता है। ये एक जैविक अंग होता है जो कि सेलोफोन का बना होता है। तो सेलोफेन एक तरह का बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है जिसकी जिसकी सहायता से कृत्रिम वृक्क का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हूबहू जैसी मानव की किडनी होती है, सेम उसी तरह का वृक्क बनाया जाता है
और इससे रुधिर को एकत्रित करने में और उसके अंदर से जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें फ़िल्टर करके बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो कृत्रिम वृक्क में जो टोटल ब्लड का फ़िल्ट्रेशन किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, जिसमें अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को रुधिर अपोहन हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे आपने नाम सुना होगा कभी कभी कि किसी व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा जाता है, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मात्रा या कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति के कारण उनमें कृत्रिम वृक्क का यूज किया जाता है, तब उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस की कंडीशन में खास रूप से क्या होता है कि उनका जो ब्लड होता है उसको फ़िल्टर करने का काम किया जाता है।